मैं हूं अलाउद्दीन खिलजी और आज मैं तुमको अपने इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसा इतिहास जिसे मैंने सिर्फ दिल्ली पर राज नहीं किया, गुजरात के मैदानों से लेकर रणथंबोर और चित्तौड़ के मजबूत किलों तक, जहां मेरे पातन का कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, मेरे आपने थे। महाल के अंदर साजिशों का जहर फैलने लगा। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो अपनी बेपनाह क्रूरता और लगातार फैलते साम्राज्य के लिए जाना जाता है। ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की, एक ऐसा शासक जिसके लिए सत्ता पाने के आगे रिश्ते, वफादारी या खून की कोई अहमियत नहीं थी। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान की महत्वाकांक्षा ने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हाँ, इससे हमें निरंकुश सत्ता के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और सच कहूँ तो ये इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी भी है। सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने दुनिया के सबसे खूंखार मंगोलों को भी धूल चटा दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बाहर से बिल्कुल अजय दिखने वाला ये राजवंश सुल्तान की मौत के बाद सिर्फ 4 साल के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गया? आखिर ये हुआ कैसे? चलिए एक एक करके इस राज को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस साम्राज्य की टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। 1296 में एक बहुत ही धोखे भरे कत्ल के साथ इस शासन की शुरुआत होती है। फिर 1299 के गुजरात अभियान से होते हुए ये साम्राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। उसके बाद 1316 में सुल्तान की मौत होती है और देखते ही देखते सिर्फ 4 साल बाद यानी 1320 में इस खौफनाक राजवंश का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। मतलब जितनी तेजी से ये सफर शुरू हुआ उससे कहीं ज्यादा भयानक रफ्तार से खत्म भी हो गया। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक रक्त रंजित शुरुआत और मंगोलों का खतरा। बात है साल 1296 की। कड़ा माणिकपुर में गंगा नदी के किनारे एक ऐसा धोखा हुआ जिसने दिल्ली की बुनियाद हिला दी। अलाउद्दीन ने दिल्ली का तख्त पाने के लिए अपने ही सगे चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को गले लगाने के बहाने मौत के घाट उतार दिया। ये एक तरह से साफ संदेश था कि इस वंश में सत्ता सिर्फ और सिर्फ खून बहाकर ही मिल सकती है। खैर, इस कत्लेआम के बाद सुल्तान के सामने एक बहुत बड़ा संकट था, मंगोलों का खतरा। पर अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने मंगोलों में ऐसी दहशत फैलाई कि उनके घोड़ों ने पानी पीना तक छोड़ दिया। उन्हें हमेशा के लिए रोकने के मकसद से दिल्ली के पास सीरी फोर्ट बनवाया गया। और इतिहास बताता है कि इस किले की दीवारों में पकड़े गए मंगोल सैनिकों के सर चुनवा दिए गए थे। बिल्कुल सच, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खौफनाक संदेश था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मलिक काफूर का उदय। मंगोलों से निपटने के बाद 1299 के गुजरात अभियान में खिलजी की सेना ने सोमनाथ और खंबात में जमकर तबाही मचाई। और इसी लूटपाट के दौरान सुल्तान के सेनापति नुसरत खान के हाथ एक गुलाम लगा। 1000 स्वर्ण दीनार, जी हाँ, यही कीमत थी उस गुलाम की। अपनी जबरदस्त फुर्ती और तेज दिमाग की वजह से वो आगे चलकर इतिहास में 1000 दीनारी के नाम से मशहूर हुआ। यह 1000 दीनारी कोई और नहीं बल्कि मलिक काफूर ही था। जब उसे पहली बार सुल्तान के आगे पेश किया गया तो उसकी शख्सियत ने अलाउद्दीन को पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया। सोचिए, एक सुल्तान जो अपने कठोरता के लिए इतना मशहूर था, वो इस काफूर की प्रतिभा का कायल हो गया। देखते ही देखते ये मामूली सा गुलाम अलाउद्दीन का सबसे करीबी सलाहकार और मलिक नायब बन गया, यानी दिल्ली का उपशासक। ये एक सुल्तान और गुलाम का ऐसा रिश्ता था जिसने बड़े बड़े पुराने वजीरों को बिल्कुल किनारे कर दिया। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, राजपूताना की विजय। जब उत्तर भारत में अलाउद्दीन की नजर रणथंबोर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ पर पड़ी तो वहां भयानक घेराबंदी और धोखेबाजी का खेल शुरू हुआ। जब राजपूतों को हार तय दिखने लगी तब एक बहुत ही मार्मिक सच्चाई सामने आई। खिलजी की सेना के हाथों कैद होने और गुलामी से बचने के लिए रानी रंगदेवी और रानी पद्मिनी जैसी महिलाओं के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने आग में कूदकर जौहर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राजपूत योद्धाओं ने केसरिया पहना और साका किया। इसका मतलब है कि जब तक उनकी आखिरी सांस चली वे दुश्मनों से लड़ते रहे। ये एक ऐसा दौर था जहां सम्मान की कीमत जिंदगी से कहीं ज्यादा थी। उत्तर भारत में अपना खौफ बिठाने के बाद मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का रुख किया। वहां देवगिरी, वारंगल और मदुरै जैसे अमीर राज्यों को जीता गया। नतीजा ये हुआ कि खिलजी सल्तनत की तिजोरियां सोने और हीरों से लबालब भर गईं। वारंगल जीतने पर तो काफूर अपने साथ मशहूर कोहिनूर हीरा भी लेकर आया।
ये एक तरह से अलाउद्दीन की सत्ता का स्वर्णकाल था। पर यहाँ एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये वफादारी हमेशा ऐसी ही रहने वाली थी? दरअसल यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। एक तरफ थी सुल्तान की असीमित ताकत और दूसरी तरफ मलिक काफूर की लगातार बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा। क्या संपूर्ण सत्ता की ये भूख उस भरोसे को तोड़ देगी जिसे सुल्तान ने खुद अपने हाथों से गढ़ा था? इसे समझने के लिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, सुल्तान का पतन। 1310 आते आते अलाउद्दीन को जलोधर नाम की एक बहुत ही गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर सूज गया था और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब इस विरोधाभास को देखिए। जो इंसान कभी सीरी फोर्ड बनवाकर पूरी दुनिया को डराता था, जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, वो अब पूरी तरह लाचार था। बिस्तर पर पड़ा एक बेबस मरीज जो अब अपने ही परिवार वालों पर शक करने लगा था। महल की दीवारों के पीछे जो साजिशें रची जा रही थीं, उन्होंने उसके इस दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। मलिक काफूर ने ठीक इसी बेबसी का फायदा उठाया। उसने बहुत ही शातिर तरीके से 3 खौफनाक कदम उठाए। सबसे पहले उसने सुल्तान को यकीन दिलाया कि उसका अपना परिवार ही उसकी मौत का इंतजार कर रहा है, जिससे सुल्तान सबसे अलग थलग पड़ गया। इसके बाद काफूर ने हरम बंद करवा दिया और पता है सबसे खौफनाक क्या था? उसने सुल्तान के ही हुक्म से उसके सगे बेटों खिज़र खान और शादी खान को अंधा करवाकर कैद खाने में डाल दिया। इस सब के बाद साम्राज्य की पूरी सत्ता इस गुलाम के हाथों में आकर सिमट गई। और आखिरकार वो काली रात आई, 4 जनवरी 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आखिरी सांस ली। अब ऐतिहासिक स्रोतों में इस बात को लेकर हमेशा से संदेह रहा है कि क्या सुल्तान की मौत बीमारी से हुई, या काफूर ने ही उसे जहर दिया था, या फिर जानबूझकर उसका सही इलाज होने ही नहीं दिया गया। खैर, मौत की वजह चाहे जो भी रही हो, इसके साथ ही दिल्ली के एक बेहद क्रूर अध्याय का अंत हो गया। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, एक राजवंश का अराजक अंत। असली अराजकता तो अब शुरू होनी थी। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए काफूर ने अलाउद्दीन के महज 6 साल के एक छोटे बेटे को कठपुतली सुल्तान बना दिया। लेकिन पतन की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ 35 दिनों के भीतर अलाउद्दीन के अंगरक्षकों ने मलिक काफूर को मार गिराया। इसके बाद तख्त पर बैठा सुल्तान का एक और बेटा मुबारक शाह। सही मायने में उसका शासन खिलजी वंश की सबसे बड़ी शर्मिंदगी था। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया उसी के एक चहेते गुलाम खुसरो खान ने। 1320 के खौफनाक रात को खुसरो खान ने महल में कत्लेआम मचा दिया और मुबारक शाह का सर कलम कर दिया। यहाँ इतिहास की इस बहुत ही क्रूर विडंबना को समझना बहुत जरूरी है। खुसरो खान ने सत्ता में आते ही बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कभी खिलजी किया करते थे। सोचिए, जिस वंश ने हजारों राजपूत महिलाओं को जौहर के आग में कूदने पर मजबूर कर दिया था, आज उसी खिलजी वंश की महिलाओं और रानियों को खुसरो खान के सैनिकों के बीच माली गनीमत की तरह बांट दिया गया था। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास कभी कभी किस कदर खुद को दोहराता है। खुसरो खान का ये बर्ताव उत्तर पश्चिम सीमा के रक्षक गाजी मलिक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐतिहासिक पन्ने बताते हैं कि उसने इस्लाम खतरे में है का नारा बुलंद किया और अपनी एक बहुत विशाल सेना लेकर दिल्ली पे चढ़ाई कर दी। खुसरो खान लड़ने तो आया, पर गाजी मलिक के तजुर्बे के सामने वो बिल्कुल न टिक सका और मारा गया। जब गाजी मलिक दिल्ली के महल के अंदर गया तो जो दृश्य उसने देखा वो चौंकाने वाला था। पूरे खिलजी खानदान का एक भी वारिस जिंदा नहीं बचा था। सभी का कत्ल हो चुका था या उन्हें अंधा कर दिया गया था। और ठीक इसी शून्यता से 1320 में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। अमीरों ने गाजी मलिक को अपना नया सुल्तान चुना और इसी के साथ उदय हुआ तुगलक वंश का। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना लूटी हो, चाहे मंगोलों को क्यों ना हराया हो, लेकिन सोचिए, जो साम्राज्य बुनियादी तौर पर धोखे, खौफ और अपनों के खून पर खड़ा किया गया हो, क्या उसका अंत इसके अलावा कुछ और हो सकता था? निरंकुश सत्ता की कीमत तो हमेशा चुकानी ही पड़ती है। इतिहास का ये अध्याय आज हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये एक विचार छोड़ जाता है कि ताकत का लालच हमेशा अपने खुद के पतन का रास्ता तैयार करता है।